हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है मूल्य का सामान्य सिद्धांत। मूल्य निर्धारण अर्थशास्त्र की एक सबसे बड़ी समस्या रही है। अर्थशास्त्र में मूल्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं, विनिमय मूल्य तथा उपयोगिता मूल्य। यहाँ हम मूल्य या कीमत शब्द का प्रयोग विनिमय मूल्य के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के संबंध में अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद होता है। कुछ अर्थशास्त्री वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु की उत्पादन लागत के अनुरूप करते हैं, तो कुछ अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित न होकर उसकी सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। इसी दोनों के बीच में अंतर के कारण मार्शल ने इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय बैठाने का प्रयास किया है और इस नवीन विचारधारा को ही मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। मूल्य के सिद्धांत। मूल्य निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अध्ययन से पहले हम यह जान लेते हैं कि मूल्य के सिद्धांत किस तरह से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। मूल्य का श्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रारंभिक विकास एडम स्मिथ एवं रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था, लेकिन इस सिद्धांत के पूर्ण विकास का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में लगाए गए श्रम के बराबर होता है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार श्रम ही मूल्य का स्रोत और मापक है। वे पूंजी को भी बचे हुए श्रम का ही भाग मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना यह है कि इसमें उपयोगिता को मूल्य निर्धारण में महत्व नहीं दिया गया है, केवल श्रम को ही महत्व दिया है, जबकि मूल्य के अंदर अन्य साधन जैसे कि भूमि, पूंजी, साहस, प्रबंध भी अपना योगदान देते हैं। दूसरा सिद्धांत है उत्पादन लागत सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के श्रम सिद्धांत का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं माना जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत श्रम के अतिरिक्त उन साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है जो उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग शामिल किया गया है और उनकी सीमांत लागत के योग को मूल्य निर्धारण का आधार बनाया गया है। यहाँ इस सिद्धांत में उत्पादन लागत में शामिल सभी साधनों को मूल्य निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है, जबकि मांग और पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा सिद्धांत है उपयोगिता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से निर्धारित होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोसेन ने बताया है कि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है।
इसे बाद में जेवंस ने एक सिद्धांत का रूप दिया और इस सिद्धांत को मांग पक्ष की प्रधानता के रूप में स्वीकार किया। इसमें वस्तु की उपयोगिता के आधार पर मूल्य निर्धारण को महत्व दिया, जबकि इस सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु की उत्पादन लागत को उपेक्षित किया। अगला सिद्धांत है हमारा सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। गणितीय विचारधारा के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवंस के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुसार निर्धारित होता है। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं होता है। यानी कि वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता एवं उसकी सापेक्षिक न्यूनता पर निर्भर करती है। परंतु ये सभी सिद्धांत एक पक्षीय सिद्धांत हैं, क्योंकि इसमें केवल मांग पक्ष पर ही ध्यान दिया गया है, जबकि पूर्ति पक्ष की अवहेलना की गई है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वह है मूल्य का सामान्य सिद्धांत। मूल्य का सामान्य सिद्धांत क्या होता है? मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाकर मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रचलित विवाद को समाप्त किया। मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी वस्तु का मूल्य न तो केवल उस वस्तु की उत्पादन लागत से निर्धारित होता है और न केवल वस्तु की सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि वस्तु का मूल्य इन दोनों की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि कितनी मांग होगी, कितनी वस्तु की पूर्ति होगी, इन दोनों की सापेक्षिक शक्तियों के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु की मांग वस्तु की उपयोगिता पर आधारित होती है, जो उपभोक्ता की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा का मापक होता है, जबकि वस्तु की पूर्ति उत्पादन लागत पर आधारित होती है, जो उत्पादक के श्रम और त्याग का प्रतीक होता है। और इन दोनों की सापेक्षिक शक्तियों से मूल्य उस बिंदु पर निश्चित होता है जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत बराबर होती है। यानी कि मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि मूल्य उस बिंदु पर निश्चित होता है जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत बराबर होती है। हालांकि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के साम्य से होता है, परंतु अल्पकाल में मांग पक्ष अधिक मजबूत होता है, जबकि दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक पड़ता है। किंतु किसी भी समय कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति की अंतःक्रियाओं द्वारा ही होता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों ही सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत के बराबर होने पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारण हो जाता है। मांग के पक्ष की ओर से किसी वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति उसकी सीमांत उपयोगिता अथवा सीमांत क्रय के
अनुमान के बराबर होने की रहती है, जबकि पूर्ति पक्ष की ओर से इसकी प्रवृत्ति सीमांत उत्पादक व्यय अथवा सीमांत फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति रहती है। सीमांत लागत एवं सीमांत उपयोगिता दोनों का साम्य बिंदु ही मूल्य को व्यक्त करता है और इन दोनों को यानी कि सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों को ही मुद्रा में मापा जा सकता है। अब समस्या यह है कि मूल्य निर्धारण के साम्य सिद्धांत की व्याख्या हम कैसे करें। मूल्य निर्धारण के इस सामान्य सिद्धांत को मूल्य का मांग एवं पूर्ति अथवा मूल्य का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्शल का अर्थशास्त्र मूल्य निर्धारण की समस्या में केंद्रित है, जिसमें वह विवेक से मांग और पूर्ति की दोहरी शक्तियों के संतुलन की समस्या को स्वीकार करते हैं। और इस सिद्धांत में हम 3 समस्याओं के अध्ययन करने का या समस्याओं की समाधान करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक सिद्धांत हमें क्या कहता है? कौन सी 3 समस्याएं हैं जिनका हम समाधान मूल्य निर्धारण के द्वारा करने का प्रयास करते हैं? सबसे पहली तो समस्या है हमारी कि मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि वस्तु का मूल्य दिया ही क्यों जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है। और तीसरा, वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। अब हम तीनों प्रश्नों का अलग अलग समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है। अर्थशास्त्र में यह विनिमय का आधारभूत प्रश्न है, आधारभूत समस्या है। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती है कि किसी वस्तु की मांग क्यों होती है, मूल्य क्यों दिया जाता है और मूल्य की अधिकतम सीमा क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर मूल्य निर्धारण के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में मिलता है। कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता किसी भी वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि उस वस्तु में आवश्यकता पूर्ति की क्षमता होती है या आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, अर्थात उसमें उपयोगिता होती है। यानी कि वस्तुओं की मांग उनमें उपयोगिता के कारण होती है और उपभोक्ता वस्तु का मूल्य इसलिए देता है कि वह वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो वस्तु जितनी ही तीव्र आवश्यकता की पूर्ति करेगी, उपभोक्ता उसके लिए उतना ही अधिक मूल्य देने को तैयार रहेगा। यानी कि क्रेता के लिए किसी वस्तु के लिए दिए जाने वाले मूल्य की अधिकतम सीमा उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। परंतु हमें यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उपयोगिता जो है हमारी एक सापेक्षिक और भावात्मक विचार होता है। सभी वस्तुएं उपभोक्ता के लिए समान महत्व की नहीं होती है, अतः वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता प्रत्येक क्रेता के लिए उसकी आवश्यकता की तीव्रता के साथ अलग अलग होगी। इसके अतिरिक्त उपयोगिता ह्रास नियम के कारण भी जो जो उपभोक्ता एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाता है, त्यों त्यों उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। हमने उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत इसको बहुत अच्छे से जाना है कि जैसे जैसे हम वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। अलग अलग उपभोक्ताओं की अलग अलग सीमांत उपयोगिता के कारण मूल्य निर्धारण में सीमांत उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता को
वस्तु की कीमत की अधिकतम सीमा मानते हैं। यह उपभोक्ता का क्रय मूल्य होता है। मांग पक्ष की ओर से मूल्य की अधिकतम सीमा सीमांत उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित की जाती है और यह मांग पक्ष की ओर से मांग मूल्य कहलाती है। यह तो उस प्रश्न का समाधान हुआ कि वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है। अब एक विकट प्रश्न और भी है कि वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है। पूर्ति पक्ष की ओर से मूल्य निर्धारण में भी तीन आधारभूत बातें आती है। वस्तु की पूर्ति क्यों और कब की जाती है, वस्तु का मूल्य क्यों मांगा जाता है और वस्तु के लिए पूर्तिकर्ता कम से कम कौन सा मूल्य ले सकता है। और इन प्रश्नों का उत्तर है कि प्रत्येक उत्पादक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु की पूर्ति करता है जब क्रेता उस वस्तु को खरीदने के लिए उत्सुक होता है। प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से कम लागत पर वस्तु का अधिकतम उत्पादन कर ऊंचे मूल्यों पर बेचने का प्रयास करता है। और प्रत्येक उत्पादक को वस्तु का उत्पादन करने में कुछ ना कुछ तो लागत अवश्य आती है और उत्पादक अपनी लागतों की क्षतिपूर्ति करने के लिए मूल्य का निर्धारण करता है। उत्पादक द्वारा मांगे जाने वाले मूल्य की सीमा उसकी लागत द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात उत्पादक वस्तु की पूर्ति के लिए कम से कम उतना मूल्य तो वसूलना चाहेगा जितनी उसके उत्पादन में लागत लगती है। और यह लागत उद्योग के आकार, संगठन, उत्पत्ति के नियम और पैमाने के प्रतिफलों के परिणाम स्वरूप अलग अलग हो सकती है। कुछ उत्पादकों की लागत बहुत कम हो सकती है और कुछ की अधिक हो सकती है। लेकिन मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत को इसका आधार बनाया जाता है। कोई भी उत्पादक अपने वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत लागत से कम लेने को तैयार नहीं होता है। जहां हम बात करते हैं मूल्य क्यों लिया जाता है, तो उतना मूल्य तो लिया ही जाएगा जितना कि उसकी सीमांत लागत है। यह विक्रेता या उत्पादक का विक्रय मूल्य या पूर्ति मूल्य होता है। अब प्रश्न दीर्घ ये है कि वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। अब हमने मूल्य क्यों दिया जाता है, मूल्य क्यों लिया जाता है, दोनों को जाना। अब इसी के आधार पर हम बताएंगे कि मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। जहां एक और मांग पक्ष में क्रेताओं की दृष्टि से मूल्य की अधिकतम सीमा होती है जो उनकी सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है, जबकि दूसरी ओर पूर्ति पक्ष या विक्रेताओं की दृष्टि से मूल्य की न्यूनतम सीमा उनकी सीमांत लागत द्वारा निर्धारित होती है। यानी इन सीमाओं और यानी अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच वस्तु का मूल्य ऐसे मूल्य पर या ऐसे बिंदु पर निश्चित होता है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाए। यानी क्रेता अपनी अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं होगा, उसी प्रकार विक्रेता या पूर्तिकर्ता भी अपने न्यूनतम सीमा से कम मूल्य पर वस्तु को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी यही मांग और पूर्ति का साम्य बिंदु ही मूल्य निर्धारण का मूल्य कहलाता है और यही बाजार मूल्य कहलाया जाता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का
मूल्य सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत के दो सीमाओं के बीच उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति की शक्तियों के बीच साम्य स्थित हो जाए। इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तालिका के अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ मांग की मात्रा बताई गई है इकाई के अंदर, कीमत प्रति इकाई बताई गई है, पूर्ति की मात्रा बताई गई है, और वहां हमें आगे विशेष विवरण दिया गया है जहां हम जानेंगे कि मांग अधिक्य है या पूर्ति अधिक्य है, क्या स्थिति है। ठीक है, देखते हैं हम इसमें। पहली जो हमारी कंडीशन है उसमें 1000 इकाइयों की मात्रा की मांग है, कीमत है 1 रुपए में और पूर्ति की मात्रा है 200 इकाइयां, यानी मांग अधिक है, पूर्ति कम है। दूसरी कंडीशन है 800 इकाइयों की मांग है हमारे यहाँ, कीमत है 2 रुपए और यहाँ पूर्ति की इकाई कितनी है 400, यहाँ भी मांग अधिक है और पूर्ति कम है। तीसरी कंडीशन आई है जहाँ 600 इकाइयों की मांग है, कीमत है 3 रुपए और यहाँ पर 600 इकाइयाँ ही पूर्ति के रूप में है, यानी मांग और पूर्ति में साम्य है। चौथी कंडीशन है हमारे पास में 400 इकाइयों की मांग है, कीमत है 4 रुपए और पूर्ति की इकाइयाँ हैं 800, यानी कि यहाँ पूर्ति अधिक है और मांग कम है। अगली कंडीशन है हमारी जहाँ पर 200 इकाइयों की मांग की गई है, कीमत है 5 रुपए और पूर्ति की मात्रा 1000 रुपये, 1000 इकाइयाँ, यानी यहाँ भी 200 की मांग है और हम 1000 इकाइयों की पूर्ति करने को तैयार है। यानी ये दो कंडीशन जो है हमारी पूर्ति की अधिकता को बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब कंडीशन हमारी जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न है। जब 1000 हमारी इकाइयाँ थी तो वहाँ कीमत भी हमारी 1 रुपए थी, पर चूंकि मांग हमने अधिक की है, पूर्ति कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हम सब जानते हैं कि कीमतें बढ़ जाती है, यानी कि मांग के बनिस्पत जब पूर्ति कम हो तो कीमतें बढ़ जाती है। और यहाँ कंडीशन हमने देखी कि दूसरे के अंदर कीमतें बढ़ गई है, तीसरी कंडीशन में फिर देखा फिर कीमतें बढ़ गई है, चौथी कंडीशन में हमने फिर कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारी पूर्ति की मात्रा जो है वह बढ़ गई है, मांग की मात्रा हमारी कम हो गई है। और पांचवी कंडीशन में भी कीमत हमारी बढ़ी है, लेकिन पूर्ति की मात्रा बढ़ने से यहाँ हमारी मांग की जो मात्रा है वह कम हो गई है। अगर इसे हम रेखा चित्रीय निरूपण से देखें तो हम ये जानेंगे कि जो हमारी कंडीशन तीसरी है वहां पर चार्ट को आप आराम से देखिएगा, ओ एक्स अक्ष जो है हमारी वह वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में बता रहा है, कितनी हमारी मांग और पूर्ति है। ओ वाई अक्ष जो है हमारा कीमत के बारे में बता रहा है। एस एस रेखा जो है हमारी सप्लाई के बारे में बता रहा है। डी डी रेखा जो हमारी डिमांड रेखा के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में जो साम्य बिंदु है वह 3 नंबर पे है, यानी जहाँ कीमत 3 रुपए है और जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति 600 इकाइयों पे साम्य रूप में है, वहाँ सामान्य कीमत जो है वो या बाजार मूल्य जो है वो निर्धारित किया गया, क्योंकि हमने यही पढ़ा जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों मिलती है वो बाजार मूल्य होगा या सामान्य मूल्य होगा, ये पढ़ा हमने। तो यहाँ पर ई बिंदु का जो साम्य है वह हमें ये बताता है कि यहाँ पर 3 रुपए जो है वह बाजार मूल्य होगा। जैसे 3 रुपए से अधिक होने पर पूर्ति आधिक्य की स्थिति होगी और 3 रुपए से कम होने पर मांग आधिक्य की स्थिति होगी, यानी अगर हम 3 रुपए से कम की ओर चलते हैं तो यहाँ पर मांग की अधिकता है और 3 रुपए से अधिक की ओर जाते हैं तो यहाँ पर पूर्ति की अधिकता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि वस्तु का मूल्य न तो केवल उपयोगिता से और न केवल उत्पादन लागत से, बल्कि उपयोगिता और उत्पादन दोनों के समन्वय से निर्धारित होता है।
और जहाँ संतुलन की स्थिति होती है वहाँ मूल्य निर्धारण होता है। वस्तु का मांग मूल्य और पूर्ति मूल्य की दशाओं द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है और संतुलन मूल्य हमेशा के लिए स्थायी बिंदु नहीं होता है। यह मांग और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन होने से संतुलन मूल्य यानी सामान्य मूल्य और वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। एक संतुलन से भंग होकर के नया संतुलन बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार 3 पे फिक्स हो गया हमारा रेट तो वो फिक्स ही रहता है, ऐसा नहीं है। मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं यह इसे कम ज़्यादा कर देती हैं, यानी कि साम्य मूल्य या साम्य कीमत जो हमारी है, साम्य बिंदु जो हमारा है, यह परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं रहता है। और इससे हमने यह भी जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में संतुलन मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। पर वास्तविक जीवन में हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। मूल्य का सामान्य सिद्धांत पूर्णतः पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं पर आधारित है और अल्पकाल में मूल्य निर्धारण पर मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होता है, जबकि दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। तो यह हमने इस सिद्धांत के माध्यम से जाना कि वस्तु का मूल्य क्यों दिया जाता है, वस्तु का मूल्य क्यों लिया जाता है और वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।